नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाला कानून विधानसभा में पास करवा दिया। इसे बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। पश्चिम बंगाल सरकार के इस एक्ट में बलात्कार के केसेस में 21 दिन के अंदर जांच पूरी करने को मैंडेटरी बनाया गया है। इस बिल को नाम दिया गया है अपराजिता एक्ट 2024। इस कानून के जरिए बंगाल में एक अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो रेप और इससे जुड़े केसेस की जांच 21 दिन में पूरी करके मुजरिम को सजा दिलाएगी। इस टास्क फोर्स की अगुवाई एक एसपी रैंक के ऑफिसर के पास होगी। अगर किसी मामले में टास्क फोर्स 21 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाती तो एसपी को इसकी वजह बतानी होगी और अगर कारण सही हुआ तो टास्क फोर्स को जांच पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। यानी किसी भी हालत में रेप के केसेस में जांच 36 दिनों में पूरी हो जाएगी। हालांकि इस एक्ट में इस बात का प्रोविजन नहीं है कि अगर रेप के केस में सबूत मिटाने की कोशिश होती है, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, तो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। अगर रेप का केस दर्ज करने में पुलिस गड़बड़ी करती है तो क्या कार्रवाई होगी, इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है। बिल में इस तरह के बदलाव के सुझाव विपक्ष ने रखे थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इन सुझावों को मंजूर नहीं किया। अब सवाल ये कि क्या विधानसभा में बिल पास करवाने से कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उसके गुनहगार पकड़े जाएंगे? क्या कानून बनने से ममता के पुलिस पर जो आरोप लगे हैं वो धुल जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी ने कहा कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के केस में जो लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, असल में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि मोदी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। लेकिन आज केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में सहयोग न करने का आरोप लगाया। इसकी डिटेल भी आपको दूंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं ममता बनर्जी के अपराजिता एक्ट के बारे में। आज ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल असेंबली में वो बिल पास करवा दिया जिसका ममता ने वादा किया था। बंगाल विधानसभा ने आज अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल को मंजूरी दे दी। इस कानून में रेप और पीड़िता की मौत से जुड़े अपराधों के लिए सख्त प्रोविजन है। अगर रेप के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है या वो कोमा में जाती है तो मुजरिम को फांसी की सजा मिलेगी। बलात्कार के अपराधियों को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिलेगी और सजा होने के बाद उसको पैरोल भी नहीं मिल सकेगा। इस कानून के तहत डॉक्टर्स और नर्सेस को फुल सिक्योरिटी देने, महिला डॉक्टर्स की केवल 12 घंटे की नाइट ड्यूटी होने, डॉक्टर्स और नर्सेस के आने जाने के रास्ते की फुल सिक्योरिटी इंश्योर करने के प्रोविजन किए गए हैं। इन रास्तों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ममता सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया है। यह बिल पास होने के साथ ही बंगाल देश का पहला राज्य बन गया जिसने केंद्र सरकार की बनाई भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किए हैं। विधानसभा से अपराजिता बिल पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास भेजा जाएगा। गवर्नर इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। बिल पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने विपक्ष में बैठे बीजेपी के विधायकों से कहा कि वो राज्यपाल से कहकर जल्दी से जल्दी इस बिल पर साइन करा दें, जिससे महिलाओं को इंसाफ जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके। नारी सुरक्षा स्वार्थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे माँ बहन भाई सब लड़ाई लड़ रहे हैं। सिविल सोसाइटी से लेकर छात्र सभी, मैं सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। ये अभिनंदन नहीं, मेरी संवेदना है उनके साथ। पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी है। जो लड़की चली गई है उसका नाम तो नहीं ले पाएंगे, उसके लिए शोक व्यक्त करती हूँ। हम लोग अब सीबीआई से इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आरोपी को सजा दे सीबीआई, फांसी दे सीबीआई। ये हम लोग चाहते हैं। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, हम लोग शुरू से ही फांसी की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? आज जो कानून पास हुआ है उस पर थोड़ी देर बाद जाऊंगी।
विपक्ष के नेता बहुत कुछ बोले। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी क्या? तो माननीय राज्यपाल को बोलिए कि इस बिल पर साइन कर दें। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस कानून के 3 मुख्य मायने हैं। पहला कड़ी सजा, दूसरा जल्दी जांच और तीसरा जल्दी से जल्दी इंसाफ। 2 নম্বর দ্রুত তদন্ত। ममता बनर्जी के अपराजिता बिल को बीजेपी ने भी समर्थन दिया। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बिल में 7 अमेंडमेंट करने के सुझाव दिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर कोई पुलिस स्टेशन रेप की एफआईआर लिखने से मना करता है तो पुलिस अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेडिकल जांच या पोस्टमार्टम में देरी या लापरवाही करने वाले मेडिकल ऑफिसर को भी सजा का प्रोविजन होना चाहिए। सबूत नष्ट होने पर जांच अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। अगर पोस्टमार्टम करने या मेडिकल जांच करने वाला हेल्थ ऑफिसर अपना बयान बदलता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। गवाहों को सरकार से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और ऐसे मुकदमों की सुनवाई 30 दिन में पूरी होने की शर्त भी बिल में जोड़ी जानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जब तक सरकारी अफसरों और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती तब तक न्याय मिलना मुश्किल होगा। इसलिए यह प्रोविजन जरूरी है। हालांकि सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के सुझाव नहीं माने, अमेंडमेंट को खारिज करके बिल पास करवा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उस मामले पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार का साथ दिया है। अब इस कानून को अमल में लाकर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सापट कर दिया। और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए, वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे कन्विक्शन होगा? वो 7 पॉइंट में पूरा कमा रहा है। जैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, आरजीकर में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, फांसी किसको देगा? सबूत के ऊपर तो होगा, देश का कानून है। मेरा जो सुझाव है साफ के साफ एविडेंस डिस्ट्रॉय का खिलाफ है। ये आरजीकर में एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है। मेरा सुझाव मान लीजिए, मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ममता बनर्जी। विपक्ष का सपोर्ट मिलने के बावजूद बिल पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने विधानसभा में लंबी चौड़ी पॉलिटिकल तकरीर की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन उनसे इस्तीफा मांगने वाले पहले यह देखें कि दूसरे राज्यों में महिलाओं से जुड़े कितने अपराध हो रहे हैं। ममता ने कहा कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में आए दिन महिलाओं पर जुल्म की खबरें आती रहती हैं। इनमें से कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए? ममता ने कहा, अगर इस्तीफा देना ही है तो देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री रिजाइन करें। কেন্দ্রীয় সরকারই বলছে खुद केंद्र सरकार कहती है कि कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। याद रखें कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं हुई। गुजरात में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 5 लाख मामले हो चुके हैं। बंगाल में करीब 1.5 लाख हैं। न्याय हो रहा है, न्याय किया जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं से अपराध बंगाल से कई गुना ज्यादा है। जो लोग बंगाल के नाम पर कोस रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सबसे कम बलात्कार कोलकाता में हुए हैं। मैं एक भी घटना का समर्थन नहीं करती। हम जल्द से जल्द सजा चाहते हैं, फांसी की सजा हो। फिर भी बंगाल के नाम का अपमान हो रहा है। मैं इन जैसे बेशर्म आलोचकों से कहती हूँ, ऐसा करके आप आरजीकर मुद्दे के महत्व को कम कर रहे हैं। आप ट्रेन की लाइन को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहती हूँ, क्योंकि वह पूरे देश में राष्ट्रीय शर्म है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए एंटी रेप कानून नहीं बना सके, इसलिए हमने कानून बनाया। प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रीय शर्म हैं। आप महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपका इस्तीफा मांगती हूँ। गृह मंत्री भी इस्तीफा दें। পদত্যাগ দাবি করছি। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे मांगे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से एक अहम सवाल पूछा।
शिवराज चौहान ने कहा, ममता दीदी ने कानून तो बना दिया, लेकिन क्या वो इस कानून के तहत महिलाओं पर जुल्म करने वाले संदेश खाली के अपनी पार्टी के नेता शाहजहां शेख को भी फांसी की सजा दिलाएंगी? शिवराज ने कहा, अगर ममता बनर्जी शाहजहां शेख जैसे अपराधियों को इस नए कानून से सजा नहीं दिला सकती तो ऐसे कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश ने तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजी कर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेश खाली में कितनी बहनों ने शिकायत की, उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सामने आई। दीदी जवाब दे, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी इस कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। कोलकाता की डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी के इस बिल पर अपनी राय जाहिर की। इन डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश में बहुत से कानून तो पहले से ही हैं। जरूरत कानूनों को ठीक से इंप्लीमेंट करने की है। डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर्स के विरोध के प्रदर्शन से डरकर ममता बनर्जी नया एक्ट लेकर आई। ये नया बिल पास होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा बिल और कानून अभी भी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मगर ये जो कानून है ना, इस कानून को ठीक ठाक तरीके से लागू किया नहीं जा रहा। जो लोग एट्रोसिटीज करते हैं वुमेन के ऊपर और रेप या फिर खून कर दे रहे, बहुत सारा कानून तो अभी भी है, मगर वो कानून को ठीक ठाक तरीके से गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल को लागू करना तो चाहिए। ये सिर्फ आप कह सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको दबाने के लिए और इसको साइड में लाने के लिए एक आवाज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो डिफेक्ट है वो उनमें है। हमें नई बिल नहीं चाहिए, हमें नई कानून नहीं चाहिए, बल्कि जो कानून अभी भी जारी है उन कानून को अगर सही तरह से लागू किया जाए, उन कानून को अगर सही तरह से अप्लाई किया जाए तो संदीप घोष या फिर और भी कोई जितने सारे आदमी ऐसे कामों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जा सकती है। ये डॉक्टर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने जो बात कही उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि 2012 में रेप करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया। उससे पहले पॉक्सो एक्ट है और भी कई कानून हैं। इसलिए बात सही है कि अगर कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता तो फिर नया कानून बनाने का क्या फायदा। इसलिए सबसे जरूरी तो यह है कि ममता बनर्जी की सरकार सिस्टम के प्रति लोगों में भरोसा पैदा करे। वैसे ममता ने जो कानून बनाया है वो अच्छा है, सख्त कानून बनाया है। यह कानून बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के रास्ते खोल सकता है, पर इसका डर तभी पैदा होगा जब इस कानून के तहत 2-4 अपराधियों को बिना देरी के सजाए मौत मिलेगी। बीजेपी का यह कहना ठीक नहीं है कि ममता ने मजबूरी में यह बिल पेश किया, क्योंकि बीजेपी ने भी तो मजबूरी में इस कानून को सपोर्ट किया। इसी तरह अगर यह बिल पेश करते समय ममता बनर्जी मोदी पर हमला न करती तो सारा फोकस महिलाओं की सिक्योरिटी पर बना रहता। ममता ने मोदी पर अटैक किया तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहां शेख की याद दिला दी। एक तरफ इस मुद्दे पर सियासत हुई,
दूसरी तरफ सीबीआई अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ अपना शिकंजा लगातार कसती जा रही है। आज संदीप घोष और उसके 3 साथियों को कोर्ट में पेश किया गया। करप्शन के केस में संदीप घोष के साथ 2 वेंडर बिप्लब सिन्हा, सुमा हाजरा और संदीप घोष के करीबी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडिशनल सिक्योरिटी ऑफिसर अफसर अली की भी गिरफ्तारी हुई है। अब ये चारों आरोपी 8 दिन तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के बाद कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के रोल को लेकर डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा नाराजगी थी। इस केस में सीबीआई 16 दिन तक संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ करप्शन की शिकायतों की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी और इस मामले में संदीप घोष के खिलाफ काफी सबूत हैं। इसलिए सीबीआई ने करप्शन के मामले में डॉक्टर संदीप घोष और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि जब संदीप घोष मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उस वक्त उन्होंने बिप्लब और सुमन नाम के दोनों वेंडर्स को कमीशन के चक्कर में नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किए। तीसरा आरोपी अफसर अली संदीप घोष का सबसे करीबी माना जाता है। उसे हॉस्पिटल में होने वाले करप्शन की पूरी जानकारी थी और वो काफी हद तक संदीप घोष के करप्शन में बराबरी का भागीदार है। पता यह लगा कि सीबीआई के रडार पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हैं और जल्दी ही कुछ और लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। आज जब सीबीआई की टीम संदीप घोष को लेकर ऑफिस से बाहर निकली तो उस वक्त भी सीबीआई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। उन्होंने संदीप घोष चोर है के नारे लगाए। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों ने भी कहा कि अब जांच सही दिशा में जा रही है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। कोलकाता की बेटी के परिवार वालों ने कहा, अभी भले ही संदीप घोष की गिरफ्तारी करप्शन के केस में हुई है, लेकिन जल्दी ही उनकी बेटी की हत्या का राज भी खुल जाएगा, सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। जो छात्र और डॉक्टर 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, ये उनकी नैतिक जीत है। हमारे परिवार की भी नैतिक जीत है। हमें लगता है कि न्याय सही रास्ते पर है और हमें न्याय मिलेगा। क्या आपको सीबीआई पर भरोसा है? बेशक, हमें पूरा भरोसा है। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा पकड़ा जाएगा? हाँ, मुझे लगता है कोई बड़ा जरूर पकड़ा जाएगा। हम उसकी उम्मीद में हैं। एक पकड़ा गया है, कई और पकड़े जाएंगे। क्या ये गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी? मैं नहीं कह सकती कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम उठाए गए कदमों से खुश हैं। हमारी बेटी भ्रष्टाचार की शिकार हुई। जिस दिन इस अपराध से जुड़े लोगों को फांसी होगी या कड़ी सजा मिलेगी, उस दिन मैं कहूंगी कि हमारी बेटी को शांति मिली है। मुझे भी शांति मिली है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वाले या रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी से खुश हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता भी खुलकर अपनी पार्टी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कल संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद सुखेंदु शेखर रे ने कहा था कि मिडिल स्टंप तो गिर गया, अब आगे क्या। इसके बाद आज तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेता शांतनु सेन ने कहा कि उन्होंने तो बहुत पहले ही संदीप घोष के घोटालों की जानकारी हेल्थ सेक्रेटरी तक पहुंचा दी थी, डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। शांतनु सेन ने कहा उनको यह लगता है कि अगर एक्शन पहले ले लिया गया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। शांतनु सेन ने कहा कि उन्होंने संदीप घोष के रैकेट के 4 मेंबर्स अफसर अली, सुमन हजारा, बिप्लब सिन्हा और दीपांकर के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें 4 तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन दीपांकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ये उनको भी नहीं पता। हम बोल दे 3 वेंडर है, इसके खिलाफ हमने डिटेक्ट किया था, आवाज उठाया था। सुमन, विप्लव और एक है दीपंकर। हमको नहीं मालूम दीपंकर का नाम क्यों नहीं है। ये तीनों ट्रायंगल था, सुमन, विप्लव एंड दीपंकर। दीपंकर का भी अरेस्ट होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, होगा शायद। और ये अफसर अली जो है, ये एडिशनल सिक्योरिटी है। ये बिना यूनिफॉर्म के प्रिंसिपल का प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करता था। इसका बीवी को
इलीगली वहाँ पर कैफे दिया गया था, कैफेटेरिया चलाने के लिए। इसका और एक दोस्त को उसको वहाँ पर इलीगली पार्किंग चलाने के लिए राइट दे दिया गया था। इस सब को हम सामने लाया था, ये सब चीज़ विद डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया था। जब हमने ये करप्शन को डिटेक्ट किया था और सबको इन्फॉर्म किया था, तब तक मीडिया को ये पता नहीं था। हम कंसर्न जगह में दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन का हाईएस्ट लेवल में दिया था, हेल्थ सेक्रेटरी को दिया था। उस टाइम अगर एक्शन ले लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे को ये लगता है कि हम पहले भी जो कहा है, आज भी वो कह रहा है कि हाईएस्ट अथॉरिटी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, उसको मिसगाइड किया जा रहा है। और हम लोग जैसे आदमी जो सबका भला, उन लोगों का भला चाहता है, हम लोगों का बात की इम्पोर्टेंस कभी कभी नहीं रहता है, इसलिए आज ये हाल हुआ है। हमको ये लग रहा है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनका पास नहीं जा रहा है, और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको शायद वो लोग विश्वास नहीं करते। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के बाद बंगाल सरकार ने संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि संदीप घोष को सीबीआई ने करप्शन के केस में गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सीबीआई ये बताए कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में उसने क्या किया, क्योंकि इस मामले जितनी देर हो रही है शक उतना ही बढ़ता जा रहा है। वो आरजीकर केस में संदीप घोष उसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है उसमें। तो अगर उसमें मटेरियल है तो अरेस्ट हो गया है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। जो एक ही अरेस्ट हुआ वो तो 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर कोलकाता पुलिस ने ही वो एलिगेशन जिसका ऊपर थे वो संजय राय को अरेस्ट कर लिया था। उसका बाद क्या हुआ, क्यों इतना डिले? जस्टिस इज डिलेड, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और ये डिले अभी क्या हो रहा है, जिस लोगों को मन में आघात है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो मिस कैंपेन कर रहा है, फेक न्यूज डाल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो डिले नहीं होना चाहिए। कुणाल घोष सारी जिम्मेदारी सीबीआई के ऊपर डाल रहे हैं, इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के ऊपर। हालांकि अब ट्रेनी डॉक्टर्स की जघन्य हत्या के केस में न्याय की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अपनी रणनीति बदली है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद अब जॉइंट डॉक्टर्स फोरम ने सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 10 डॉक्टर्स के नामों की लिस्ट सौंपी है, जिनके रोल पर डॉक्टर्स को संदेह है। इसके अलावा प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग और तेज कर दी। पिछले 2 हफ्ते से डॉक्टर्स का एक ग्रुप पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना दे रहा था। आज पुलिस कमिश्नर ने प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स के एक ग्रुप को मिलने का वक्त दिया। डॉक्टर्स के डेलीगेशन ने पुलिस कमिश्नर से सीधे सीधे पूछा, क्या वो अपने और पुलिस के रोल से संतुष्ट है? ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस में पुलिस ने जो किया, क्या वो सही था? क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई? इस पर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा, उन्होंने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभाई, लेकिन अगर डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ना रहें तो ये तभी मुमकिन है जब उनके सीनियर्स उनके काम से असंतुष्ट होकर उनका ट्रांसफर कर दें। चूंकि डॉक्टर्स पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपना मेमोरेंडम देने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, आज डॉक्टर्स ने मेमोरेंडम दे दिया, इसलिए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर का धरना खत्म हो गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर उनका प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक ट्रेनी डॉक्टर के सारे कातिल अरेस्ट नहीं हो जाते। हम लोगों का जो डिमांड था यहाँ पे डेपुटेशन देने का, इसीलिए हम आए थे। बट ये डेपुटेशन देने के लिए 24 आवर पार हो गया। हाँ, हमने डेपुटेशन दिया। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट में बिलीव रखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वापस जा रहे हैं।
एंड रिगार्डिंग जो 5 डिमांड में नंबर 3 डिमांड जो है सीपी का रेजिग्नेशन, वो हमारा जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता वो मुद्दा में रहेगा और ये 5 डिमांड लेके हम लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। आपका सीज वर्क जारी रहेगा? हाँ, सीज वर्क जैसे था जारी रहेगा। 5 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग है उससे ऊपर हम लोगों का नजर रहेगा, उस वहां से क्या निकल के आते हैं उस हिसाब से हम लोग अगले कार्यक्रम ठीक करेंगे। हैरानी की बात है कि डॉक्टर्स अपनी साथी आरजीकर केस की विक्टिम को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी डॉक्टर्स के आंदोलन को सपोर्ट करने का दावा कर रही हैं, डॉक्टर्स के साथ हमदर्दी जता रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अब प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स को टारगेट करने में लगे हैं। साउथ 24 परगना से ममता की पार्टी के एमएलए लवली मेहत्रा ने धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को कसाई बताया। एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान लवली मेहत्रा ने कहा कि डॉक्टर ड्यूटी करने के बजाय आंदोलन कर रहे हैं, गरीबों का इलाज नहीं कर रहे। बहुत से गरीब हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर कसाई बन गए हैं। डॉक्टर कसाई बनते जा रहे हैं। आए दिन आंदोलन के नाम पर गरीब लोग जो ग्रामीण बंगाल से आते हैं, जो सीमांत इलाकों से आते हैं, उनके पास निजी अस्पतालों में इलाज कराने की क्षमता नहीं है। वो आज मौत से लड़ रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। क्या ये इंसानियत है? क्या वो इंसान है? डॉक्टर कसाई बनते जा रहे हैं, डॉक्टर कसाईयों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। एमएलए ने डॉक्टर्स को कसाई कहा तो डॉक्टर्स ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयानों पर दुख जताया। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि उनका आंदोलन कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये तो अपनी एक कुलीग के लिए इंसाफ की लड़ाई है और न्याय मिलने तक आंदोलन रुकेगा नहीं। देखिए, जो कमेंट किया गया है कि डॉक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है बुचर्स के साथ, देखिए हम लोग एक शांतिप्रिय भाव प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का जो डिमांड है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो भी इंसिडेंट हुआ है, हिनस क्राइम हुआ है, आज 23 डेज पास हो गया है। अभी भी जो तिलोत्तमा का जो मतलब जो खून के साथ जो लिंक है, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, वो अभी तक भी कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि ये सीबीआई के हाथ में गया है, सीबीआई भी जांच कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी अराउंड 23 डेज पास्ट। सो अभी ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि उनकी संवेदना प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स के साथ है, लेकिन उनकी पार्टी के एमएलए साहिबा कह रही हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स कसाई बन गए हैं। दोनों तरह की बातें कैसे चल सकती हैं? इस पूरे मामले में पहले दिन से ही कोलकाता पुलिस की नीयत पर सवाल उठे, कभी अपराधी को बचाने को लेकर तो कभी सबूत मिटाने को लेकर। आज आरोप लगा कि कोलकाता पुलिस मेडिकल के स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर सीरियस नहीं है। केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की शिकायत की। कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था में सीआईएसएफ को तैनात कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार सहयोग नहीं कर रही। सीआईएसएफ के जवानों के रहने का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को यह डायरेक्शन दिया जाए कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की सुरक्षा में सीआईएसएफ को पूरा सहयोग करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। ममता बनर्जी को ध्यान रखना चाहिए, इस समय लोगों की संवेदनाएं डॉक्टर्स के साथ हैं, क्योंकि वो एक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में जाकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। योगी आज करहल में थे। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन वो लोकसभा के मेंबर हो गए, तो अब करहल में बाई इलेक्शन हो रहा है। आज करहल में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रोग्राम किया। मैनपुरी के लिए 361 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जिसमें 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स सिर्फ करहल विधानसभा के लिए हैं। योगी ने 500 से ज्यादा नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे और 135
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 8 करोड़ से ज्यादा के लोन भी दिए। इसके बाद योगी ने वो जमाना याद दिलाया जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। योगी ने अखिलेश यादव की सरकार के वक्त करप्शन, गुंडागर्दी, बहन बेटियों की सुरक्षा और नौकरियों में घोटाले जैसे तमाम मुद्दे उठाए। योगी ने कहा कि 2017 से पहले नौकरियों की नीलामी होती थी, चाचा और भतीजा मिलकर लूटते थे। योगी ने कहा कि भतीजा जान गया है कि अब यूपी की जनता उनकी असलियत समझ गई है, अब उन्हें भागना ही पड़ेगा, इसलिए भतीजे ने विदेशों में आइलैंड खरीद लिए हैं। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। योगी ने अखिलेश के गढ़ में जाकर उन पर सीधी चोट की, लेकिन हैरानी की बात यह कि अखिलेश यादव ने योगी को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अखिलेश ने सिर्फ इतना कहा, उनकी सरकार के वक्त 2016 में जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी तो उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ था, लेकिन योगी सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए इस बार पुलिस भर्ती में ऐसे इंतजाम किए गए जिससे ज्यादातर नौजवान इम्तिहान में बैठ ही न सकें। अखिलेश ने कहा, जहां तक व्यक्तिगत आरोपों का सवाल है तो योगी की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017-16 में हुई थी, वो मेरिट पे हुई थी। कोई भी एक नौजवान नहीं कह सकता कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो, या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो, या किसी का पेपर छूटा हो। सोचिए, मुख्यमंत्री को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि 30% बच्चों को परीक्षा लिखने से दूर रखा गया, और जानबूझ करके कि जो गांव गरीब बच्चे हैं, जो शहरों में या सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं, उनका पेपर छूट जाए, इसीलिए इकट्ठी भर्ती कराई। हालांकि भर्ती हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी नौकरी की बड़ी ज़रूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां, रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी की राजनीति की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि योगी और अखिलेश एक दूसरे पर हमले बड़े मजेदार तरीके से करते हैं। जब योगी कहते हैं लाल टोपी वाले काले कारनामे करते हैं, तो अखिलेश लाल रंग का मतलब और महत्व दोनों समझाते हैं। जब योगी टीपू के टापू की बात करते हैं, तो अखिलेश उन्हें गोरखपुर के मठ की याद दिलाते हैं। जहां तक अखिलेश के आरोपों का सवाल है, ये उनका हक है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 7 साल में सरकारी नौकरियों में भर्ती हो, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरी सरकारी योजनाएं, कहीं करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद की खबरें नहीं आई, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बिना लीकेज के सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है। योगी के शासन की एक और अच्छी बात है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के लोगों को मुफ्त का माल देने के बड़े बड़े वादे नहीं किए। सरकारी खजाने पर कंट्रोल रखा, और यह बात बाकी राज्यों को योगी से सीखनी चाहिए।
जैसे हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया है। अब तक स्टाफ को इस महीने की सैलरी नहीं मिली है। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाती थी। आज 3 तारीख हो गई और आज भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, न पेंशनर को पेंशन मिली। हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स हैं जो अभी भी सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि सैलरी कब आएगी, इसे लेकर हिमाचल सरकार की तरफ से साफ साफ कुछ नहीं बताया गया। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि बच्चों की फीस, बिजली पानी और फोन के बिल, राशन का खर्चा और लोन की ईएमआई सब कुछ रुका हुआ है। यह सब कैसे जमा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है, और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है और उनको बैंक में जा के रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भैया हमारी किस्त जो है कुछ समय के बाद आप काटें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इसमें तनख्वाह के लिए 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन सरकारी खजाना खाली है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस की मुफ्त वाली गारंटियों के चक्कर में सरकारी खजाने की हालत खराब हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए फ्री वाली गारंटी दी और जैसे ही उसे लागू करने की कोशिश की तो प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसके लिए और कोई नहीं बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। अगर जिम्मेवार है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटियां दी गई और उन गारंटियों में से थोड़ा सा पोर्शन, 1 आधी गारंटी का जब अभी लागू करने की इस दिशा में आगे बढ़े तो प्रदेश आर्थिक संकट में आ गया है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि हिमाचल में किसी तरह का कोई आर्थिक संकट नहीं है। उनकी सरकार कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है, इसलिए इस बार सैलरी ट्रांसफर होने में देरी हुई है। इसके बाद सुक्खू ने यह भी कह दिया कि सरकारी खजाने की हालत तो बीजेपी ने खराब की। हिमाचल के ऊपर कर्ज तो बीजेपी ने लादा। डबल इंजन की सरकार ने बिजली पानी फ्री किया। बिना सोचे समझे उन लोगों को भी इसका फायदा दिया जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए हिमाचल पर कर्ज बढ़ा। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया। जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। सुखविंदर सुक्खू की यह बात तो गलत है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले खुद सुक्खू ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने 2 महीने की सैलरी न लेने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सरकारी अफसरों से भी 2 महीने की सैलरी न लेने की अपील की थी।
अब इसका मतलब क्या है? क्या ये प्रदेश की आर्थिक हालात की बेहतरी के संकेत हैं? सुक्खू को पता है कि हिमाचल पर करीब 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां हैं। सरकार की आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और पुराना कर्ज लौटाने में खर्च हो रहा है। इसके बाद भी सुक्खू की सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाल कर दी। करीब 22 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए ट्रांसफर करने का वादा भी निभा दिया। इसी चक्कर में सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट खाली हैं। कर्नाटक में भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया था कि मुफ्त के वादे चुनाव में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह की सियासत देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। अब बात बिहार की। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि वो बिना कागज पढ़े समाजवाद पर 5 मिनट बोलकर दिखाएं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आजकल बिहार के अलग अलग इलाकों में मीटिंग्स कर रहे हैं, अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रशांत कुमार भोजपुर में थे। प्रशांत किशोर ने यहां कहा जो खुद 9वीं फेल है वो बिहार के लोगों को शिक्षा का महत्व कैसे बताएगा। जिसे खुद समाजवाद का मतलब पता नहीं, वो बिहार के लोगों को समाजवाद पर क्या लेक्चर देगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल लोगों को नेता मान लिया। ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो इसी स्थिति को बदलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा। उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है ना। विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है। परिस्थिति बस आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है? सोशलिज्म है क्या? खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ उनकी क्यों, दूसरे नेताओं की डिग्री भी देखी जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रशांत किशोर 9वीं फेल है, उनको जीडीपी के बारे में कुछ पता नहीं है। आप लोगों को विधायक होने चाहिए, लेकिन 29 बहुत और भी पार्टी सब उसका भी डिग्री हो गया। प्रशांत किशोर ने अपने कैंपेन से तेजस्वी यादव की नाक में दम कर दिया है। तेजस्वी यादव अपनी तकरीरों में एजुकेशन की, बेरोजगारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रशांत किशोर ने उनको 9वीं फेल बताकर उनके इस कैंपेन की हवा निकाल दी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी के लिए दूसरी मुसीबत यह खड़ी कर दी कि वो
40 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, इसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी जातियों के पढ़े लिखे नए लोगों को टिकट देकर बिहार में नई तरह की सियासत शुरू करेंगे। इस चक्कर में तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के पोस्टर बॉय बन गए हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। बहराइच में वन विभाग और लोकल प्रशासन के 200 से ज्यादा कर्मचारी एक हफ्ते से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भेड़ियों ने कल रात फिर एक बच्ची पर हमला किया। यह घटना बहराइच के गिरधरपुरवा गांव में हुई है, जहां कल रात अपनी दादी के साथ सो रही 8 साल की अफसाना को भेड़िया उठाकर ले गया। लेकिन जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज आई, घर वालों को भनक लगी, लोगों ने शोर मचाया तो भेड़िया भाग गया। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 बच्चे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम और दूसरी एजेंसी लगातार कोशिश कर रही हैं। आज गोंडा डिस्ट्रिक्ट के मुख्य वन संरक्षक एपी सिन्हा ने बताया कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को मारने के लिए शूटर डिप्लॉय किए गए हैं। पहले तो भेड़ियों को बेहोश करके पकड़ने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो उसे मारने के आदेश भी मिल चुके हैं। हम लोगों ने जो टीम बनाई है, आज काफ़ी डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के उपरांत हम लोगों ने इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में 3-4 टीमें गठित की गई है और इस टीमों को कहा गया कि सारे सामान से इक्विप्ड रहें और ये रात में सबका मूवमेंट होगा। प्रत्येक गाड़ी में गन भी होगा, टनाली बंदूकें भी होगी और बाकी वो रात में मूवमेंट होगा, उसको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है और आदेश तो हो ही गया, ट्रैप करना है। ट्रैप अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ट्रैंकुलाइज करना है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर मारने के भी आदेश हो गए हैं। बहराइच के अलावा सुल्तानपुर में भी भेड़िए के हमले की खबर आई है। बहराइच में तो 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग के लोगों का दावा है कि बहराइच में 6 भेड़ियों का झुंड आदमखोर हो गया है। इनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं, बाकी 2 भी या तो पकड़ लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि 200 लोगों की टीम अब तक 6 भेड़ियों को क्यों नहीं पकड़ सकी। वन विभाग के लोग जंगलों और खेतों में पिंजरे लगा रहे हैं और भेड़िया रात में गांव में घुसकर बच्चों को उठा रहा है। ये कैसे संभव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरे के पहले फेज में आज ब्रुनई पहुंचे। ब्रुनई 40 साल पहले ब्रिटेन से आजाद हुआ था और ब्रुनई की आजादी के बाद वहां जाने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी को रिसीव करने ब्रुनई के क्राउन प्रिंस हाजी मुहतादी बिल्ला खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट से मोदी जब होटल पहुंचे तो वहां ब्रुनई में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इसके बाद मोदी ने ब्रुनई में इंडियन हाई कमीशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। फिर शाम को नरेंद्र मोदी ब्रुनई की दूसरी राष्ट्रीय मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन पहुंचे। यह मस्जिद ब्रुनई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर बनाई गई है। यह मस्जिद 1958 में बनकर तैयार हुई थी। मस्जिद में भारत के मुगल आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देती है। इसमें एक साथ 3000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी और मस्जिद की विजिटर डायरी में अपने अनुभव लिखे। ब्रुनई में 82% आबादी मुसलमानों की है। ये चारों तरफ से मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क मलेशिया से घिरा हुआ है। 1984 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से यहां राजशाही है और इस वक्त हसन बुलकिया ब्रुनई के सुल्तान हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हसन बुलकिया से मुलाकात करेंगे और इसके बाद उनकी डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। सुल्तान बुलकिया प्रधानमंत्री के सम्मान में एक लंच भी होस्ट करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे।